हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ टू बिल्ड अ फायर। एंड हम देख रहे हैं पेज नंबर 40 पे सेकेंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग। इन द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 2 hours ही केम अपॉन सेवरल सिमिलर ट्रैप्स। ऐसे ही जो पानी वाले ट्रैप्स हैं वो कई नेक्स्ट 2 घंटे में ऐसे कई ट्रैप्स उसे मिले। यूजुअली द स्नो अबव द हिडन पूल्स हैड अ sunken candid appearance that advertised the danger। यूजुअली जो स्नो है वो कुछ इस तरीके ऐसे डेंजरस स्पॉट्स के ऊपर कुछ अलग टाइप की दिख जाती थी, जिससे वजह से वो एडवर्टाइज कर देती थी या दिख जाता था ऐसी स्नो को देख कर ही कि नीचे इसके कुछ गड़बड़ है, तो इंसान पहचान जाता था। वंस अगेन हाउएवर ही हैड अ क्लोज कॉल एंड वंस सस्पेक्टिंग डेंजर ही कंपेल्ड द डॉग टू गो ऑन इन फ्रंट। ही हैड अ क्लोज कॉल यानी कि बहुत ही नैरो स्केप उसको हुआ, वो मतलब बस टूटने ही वाली थी वो जगह, तो वो बच गया। ठीक है। और एक बार जब वो सस्पेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे डेंजर हो सकता है, तो उसने क्या किया, वो खुद नहीं गया आगे, उसे डॉग को सामने रखना ज़्यादा सही समझा। डॉग डिड नॉट वांट टू गो, वो जो है हंग बैक होके वहीं रहा, लेकिन मैन ने उसे क्या कि शोव कर दिया, यानी कि पुश कर दिया फॉरवर्ड। ठीक है। इट हंग बैक अंटिल द मैन शोव्ड इट फॉरवर्ड एंड देन इट वेंट क्विकली अक्रॉस द वाइट अनब्रोकन सर्फेस। तो फिर वो जल्दी से कूद के वाइट सर्फेस पे चला गया था। सडनली इट ब्रोक थ्रू, फ्लॉन्डर्ड टू वन साइड एंड गॉट अवे टू फर्मर फुटिंग। सडनली क्या हुआ, वो आइस का टुकड़ा टूट गया। फ्लॉन्डर्ड यानी कि कह सकते हो डगमगाया सा वो हिस्सा। ठीक है। एंड वो जो डॉग था और डगमगाया, फिर वो फर्मर यानी कि फर्म यानी कि मजबूत, वेल सपोर्टेड जगह पे जहाँ पे वो गिरे ना, ऐसी जगह वो कूद कर अपने फुट के थ्रू चला गया। ठीक है। इट वॉज वेट, इट हैड वेट इट्स 4 feet एंड लेग्स। आगे के उसके जो पैर थे 2 वो गीले हो गए थे। ठीक है। एंड उसके पीछे के लेग्स भी भीग गए थे। एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली द वाटर दैट क्लंग टू इट टर्न टू आइस। जितना पार्ट उसका गीला हुआ था वो एक्चुअली क्या हुआ, आइस में चेंज हो गया, उसकी बॉडी फ्रीज होने लगी। इट मेड क्विक एफर्ट्स टू लिक द, उस डॉग ने अपनी तरफ से तुरंत क्विक एफर्ट्स की, उसने जो वो आइस अपने लिक करके के पैर से हटाने लगा। देन ड्रॉप्ड डाउन इन द स्नो एंड बिगेन टू बाइट आउट द आइस दैट हैड फॉर्म्ड बिटवीन द टोज। उसके टोज के बीच में जो भी आइस जम गई थी वो उसको जो है बाइट करने लगा, जैसे वो टूट जाए। दिस वॉज अ मैटर ऑफ इंस्टिंक्ट। ये उसके अंदर के इंस्टिंक्ट ने उसे बताया कि ऐसा करना चाहिए। टू परमिट द आइस टू रिमेन वुड मीन सोर फीट, इट डिड नॉट नो दिस। यानी कि वो आइस अगर उधर रहती तो वो सोर फीट हो जाता, उसका घाव से भर जाता उसका फीट, या लाल होने लगता है ना। लेकिन ये बात उस डॉग को नहीं पता थी, ये उसके अंदर का इंस्टिंक्ट था जो उसे बता रहा था कि हाँ, मुझे ये आइस तुरंत हटा देनी चाहिए यहाँ से। इट मेयरली ओबेड द मिस्टीरियस प्रॉम्प्टिंग दैट अरोज फ्रॉम द डीप क्रिप्ट्स ऑफ इट्स बीइंग। क्रिप्ट्स यानी कि वैसे तो चेम्बर्स होता है, जैसे कि अंडरग्राउंड चेम्बर्स वगैरह। ठीक है। तो इट मेयरली यानी कि इट वॉज जस्ट ओबेइंग, जो उसके अंदर से प्रॉम्प्ट होके, जो मिस्टीरियस सी एक उसके अंदर से इच्छा आ रही थी, डीप अंदर से ऑफ इट्स बीइंग, वही वो फॉलो कर रहा था। यानी कि वो एक एनिमल था, उसके एंसेस्टर्स इतने समय से यहाँ पे ठंडे माहौल में रह रहे, तो उनकी बॉडी उस हिसाब से और माइंड ट्रेंड है। ठीक है, जो उसे नहीं पता। ठीक, तो वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा है। बट द मैन न्यू हैविंग अचीव्ड अ जजमेंट ऑन द सब्जेक्ट एंड ही रिमूव द मिटन फ्रॉम इट्स राइट हैंड एंड हेल्प्ड टीयर आउट द आइस पार्टिकल्स। बट मैन को पता था कि इस डॉग को दिक्कत हो सकती है इस चीज़ से। ठीक है। एंड वो जो सब्जेक्ट यानी कि डॉग था, उसके ऊपर वो अपना जजमेंट दे चुका था कि हाँ, ये चीज़ इसके साथ सही नहीं हुई, तो अब मुझे तुरंत से उसने क्या, अपने राइट हाथ से वो मिटन हटाया। ठीक है। एंड उसको हेल्प किया कि आइस वो हटा पाए। ही डिड नॉट एक्सपोज हिज फिंगर्स मोर देन अ मिनट एंड वॉज एस्टोनिश्ड एट द स्विफ्ट नमनेस दैट स्मोट देम। 1 मिनट भी नहीं हो पाया था, उसने अपनी फिंगर्स इस मिटन से हटाई थी और उसके हाथ में नमनेस आने लगी। स्मोट यानी कि स्ट्राइक, नमनेस ने पूरा घेर लिया उसके हाथ को। इट सर्टेनली वॉज कोल्ड। ही पुल्ड ऑन द मिटन हैस्टली। उसने तुरंत वो मिटन दोबारा पहन लिया, हैस्टली यानी कि बहुत जल्दी से। एंड बीट द हैंड सेवेजली अक्रॉस हिज चेस्ट। पुल डाउन यानी कि अपनी तरफ उसने तुरंत जल्दी से मिटन रख लिया। ठीक है। एंड अपने हाथ को बहुत कस के अपने चेस्ट के अक्रॉस जो है मारने लगा, बीट करने लगा। ठीक है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और उसका हाथ नम ना हो। At 12 o'clock, the day was at its brightest, yet the sun was too far south on its winter journey to clear the horizon. The bulge of the earth intervened between it and
Henderson Creek, where the men walked under a clear sky at noon and cast no shadow. So at 12 o'clock डे का सबसे ब्राइटेस्ट टाइम हो रहा होता है, हो रहा था, लेकिन सन फिर भी बहुत दूर था। सन तो निकला ही नहीं था, अभी तक नहीं था, ठीक है। वो कहीं बहुत दूर साउथ में था और अपनी विंटर जर्नी कंप्लीट कर रहा था, जैसे कि वो हॉरिजन के ऊपर आ पाए, ठीक है। हॉरिजन आप जानते हैं जहाँ पे जो है स्काई और लैंड मीट कर रहे हो, वो एरिया जब आप सामने स्ट्रेट देख रहे होते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है। द बल्ज, अब यहाँ पे ऐसे ही बोला गया है कि जो अर्थ बल्ज्ड होती है बीच से, है ना, हमें पता है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं होती, तो जो बल्ज है अर्थ का वो सन के रास्ते में आ रहा था, इसलिए सन बड़े धीरे धीरे ऊपर आ पा रहा था, ठीक है। एंड हैंडर्स, ऐसा बोला गया बस, ठीक है। एंड हैंडरसन क्रीक विद द मैन अंडर द, और ये क्या है हैंडरसन क्रीक में, बिटवीन इट एंड हैंडरसन क्रीक, यानी कि हैंडरसन क्रीक अभी आने वाला था, अभी नहीं पहुंचा है ना, उसने तो बोला था 12:30 पे पहुंचेगा वो, बट अभी 12 o'clock ही हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि अर्थ की बल्जिंग और हैंडरसन क्रीक के बीच में ही कहीं अभी सन अटका हुआ है, अभी विंटर जर्नी अपनी पूरी कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैन जो है आफ्टरनून टाइम में चल रहा है, लेकिन उसकी कोई भी शैडो नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि कहीं पे सन ही नहीं है, जब लाइट का कोई सोर्स नहीं है तो कहाँ से कोई शैडो बनेगी, है ना। एट 12:30 टू द मिनट ही अराइव्ड एट फॉक्स ऑफ द क्रीक, एग्जैक्टली उसकी जो कैलकुलेशन थी वो सही थी। 12:30 पे ही जो है वो क्रीक पे पहुंच गया। वो वहाँ पे कहाँ पे था? हैंडरसन क्रीक में था, ठीक है, वहाँ पे था। वो 10 बजे पहुंचा था और उसने कहा था कि मैं जो है 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा यहाँ पे क्रीक पे, तो वो वहाँ पे पहुंच गया। फॉक्स ऑफ द क्रीक, यानी फॉक्स यानी कि वो जगह जहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है आके कि हम लेफ़्ट लेंगे या राइट लेंगे, इन दोनों में से कौन सा रास्ता लेंगे, है ना। He was pleased at the speed he had made. If he kept it up, he would certainly be with the boys by 6. He unbuttoned his jacket and shirt and drew forth his lunch. The action consumed no more than a quarter of a minute, yet in that brief moment the numbness laid hold of the exposed fingers. क्या हुआ? जो है वो बड़ा खुश था अपनी स्पीड से, और अगर वो इसी स्पीड से चलता जाता तो डेफिनेटली वो बॉयज़ तक अपने 6 o'clock तक पहुंच जाता। तो उसने अपनी जैकेट की बटन खोली, शर्ट खोली और अपना लंच बाहर निकाला। इस एक्शन में 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगे होंगे, क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड, ठीक है, 1/4 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगे होंगे, लेकिन फिर भी उस छोटे से मोमेंट में उसके हाथ में नमनेस आ गई, जो उसकी फिंगर्स एक्सपोज्ड थी। ही डिड नॉट पुट द मिटन ऑन, बट इंस्टेंट स्ट्रक द फिंगर्स अ डजन शार्प स्मैशेस अगेंस्ट his leg. Then he sat down on a snow-covered log to eat. उसने अपने मिटन जो है पहने नहीं दोबारा, इंस्टेंटली वो जो है उसने कई बार, डजन बार, मतलब 12-13 बार उसने अपनी फिंगर्स को जो है अपनी लेग पर स्मैश करा बहुत कसकर, जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, फिर से उसकी नमनेस जो है वो चली जाए, ठीक है। उसके बाद वो स्नो कवर्ड लॉग, यानी कि एक बड़े से लकड़ी के लॉग पे बैठ गया खाना खाने के लिए। द स्टिंग दैट फॉलोड अपॉन द स्ट्राइकिंग ऑफ हिज फिंगर्स अगेंस्ट हिज लेग सीज्ड सो क्विकली दैट ही वॉज startled. He had no chance to take a bite of biscuit. He struck the fingers repeatedly and returned them to the mitten, bearing the other hand for the purpose of eating. He tried to take a mouthful, but the ice muzzle prevented. He had forgotten to build a fire and thaw out. He chuckled at his foolishness. As he chuckled, he noted the numbness creeping into the exposed fingers. उसने जब अपने हाथों को अपने पैर पे झटका तो उससे दर्द हुआ, स्टिंग सा महसूस हुआ था। वो स्टिंगिंग सेंसेशन ये महसूस करा रही थी कि उसका हाथ थोड़ा सा अब फील करने लगा, नम नहीं है, एकदम बेजान नहीं है, उसमें कुछ दर्द हुआ, उसे समझ आ रहा था कि अब सही हो रहा है, लेकिन वो तुरंत गायब हो गई जैसे उसने हाथ नीचे रखा। उसको कोई चांस ही नहीं मिला कि वो एक बिस्किट का एक टुकड़ा भी अपने मुंह में डाल पाए, ठीक है। उसने फिर से अपने फिंगर्स उतनी बार रिपीटेडली स्ट्रक करी और अपने मिटन तक दोबारा ले गया, लेकिन और दूसरे हाथ से वो खाना चाह रहा था, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। जैसे उसने मुंह तक अपना खाना पहुंचाने की कोशिश करी, माउथफुल एक जो है खाना पहुंचाने की कोशिश करी, तो आपको याद होगा उसका आइस मसल जो उसके पूरे माउथ को कवर कर रखा था, उसने उसे खाने से प्रिवेंट कर दिया। वो भूल गया था कि उसे फायर भी एक जला लेनी चाहिए थी, और थॉट यानी कि अपने आप को वो अपनी जो ये पूरी बर्फ़ जम चुकी इधर उधर वो पिघला लेता, वो थोड़ा गर्म कर लेता अपने शरीर को। और वो अब चकल यानी कि धीरे से हंसना,
ठीक है, साइलेंटली हंसना। तो अपने ऊपर ही, अपनी फुलिशनेस के ऊपर धीरे से हंसा, और जब तक वो हंस रहा था उसने ये देखा कि नमनेस फिर से उसकी एक्सपोज्ड फिंगर्स पे पहुंच गई इतनी देर में। और उसने ये भी नोट किया कि जो स्टिंगिंग पहले हो रही थी, ऑल्सो ही नोटेड दैट द स्टिंगिंग विच हैड फर्स्ट कम टू हिज टोज when he sat down was already passing away। जो स्टिंगिंग उसके पैरों में आ रही थी बिकॉज ऑफ जो भी कोल्ड है, जो भी ये पैरों में आ रही थी जब वो बैठा था यहाँ का, वो स्टिंगिंग जा रही है। ही वंडर्ड वेदर द टोज वर वार्म और नम, लेकिन अब उसे ये नहीं समझ आ रहा था स्टिंगिंग इसलिए है कि नमनेस जा रही है, या इसलिए तो नहीं कि नमनेस आ रही है ना। He moved them inside the moccasins and decided that they were numb। ठीक है, उसने क्या किया, तुरंत अपना जो है लंबे वाले शूज़ पहन लिए, और उसने ये डिसाइड किया कि ये जो है नम हो रहे हैं, मेरे पैर ठंडे पड़ रहे हैं। ठीक है, ही पुल्ड द मिटन ऑन हरिडली एंड स्टूड अप। उसने तुरंत अपने हाथ की ग्लव्स भी पहन ली और खड़ा हो गया। ही वॉज अ बिट फ्राइटेंड। ही स्टैम्प्ड अप एंड डाउन अंटिल द स्टिंगिंग रिटर्न इन टू द फीट। इट सर्टेनली वॉज कोल्ड, वॉज हिज थॉट। That man from Sulphur Creek had spoken the truth when telling how cold it sometimes got in the country। So अब इसको जो है थोड़ा सा डर लग रहा है ऐसे इंसान को कि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। वो थोड़ा इस टाइम पे यानी कि अपने पैर एकदम जैसे सिपाहियों की तरह ऊपर नीचे कर रहा है कि कैसे भी ब्लड सर्कुलेशन तुरंत बढ़े। ठीक है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं मेरे। एंड इट सर्टेनली वॉज कोल्ड, ये इसका थॉट था। उसने ये भी सोचा कि सल्फर क्रीक पे जो इंसान था जो बोल रहा था कि कभी कभी कितना यहाँ पे ठंड पड़ जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही, वो बात उसे याद आ रही थी। एंड ही हैड लॉफ्ड एट हिम एट दैट टाइम। उस टाइम जो है उस इंसान के ऊपर हंस रहा था ये इंसान। ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट शोड वन मस्ट नॉट बी टू श्योर ऑफ थिंग्स। इससे पता चलता है किसी इंसान को किसी बारे में कुछ ज़्यादा श्योरिटी नहीं रखनी चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। श्योरिटी कि अरे हमें पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ कुछ नहीं मैटर करती इतनी ठंड, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे उसकी पता चल रही है कि उसने रियलाइज़ करी थी। देयर वॉज नो मिस्टेक अबाउट इट, इट वॉज कोल्ड। ये कोई इसमें दो राय नहीं थी कि कोल्ड तो था। ही strode up and down, stamping his feet and thrashing his arms until reassured by the returning warmth। तो जब तक उसे लगा नहीं कि गर्मी उसके शरीर तक आ गई है, वो ये सब करता रहा। Then he got out matches and proceeded to make a fire from the underground where high water of the previous springs has lodged a supply of seasonal twigs. He got his firewood. Working carefully from a small beginning, he soon had a roaring fire, over which he thought the eye from his face, and in protection of which he ate his biscuits. For the moment, the cold of his space was outwitted. The dog took satisfaction in the fire, stretching out close enough for warmth and far enough away to escape being singed। फिर उसने अपने मैच स्टिक्स निकाली और फायर जलाने के लिए आगे का प्रोसेस करने लगा। जहाँ अंडरग्राउंड से जहाँ हाई जो वाटर था प्रीवियस स्प्रिंग का, उसने कुछ ना कुछ अपने साथ बहाते बहाते पानी के साथ ट्विक्स आई होंगी, तो पिछले बार का वो पानी जो है यहाँ पे था, वो शायद स्प्रिंग जो है सूख गई हो, है ना। तो वहाँ पे इकट्ठा थी गड्ढे में कुछ कुछ ट्विक्स वगैरह, ठीक है, डंडियाँ छोटी छोटी। वहाँ से उसने अपनी फायर जलाना स्टार्ट करी, और छोटे शुरुआत में उसने जो है धीरे धीरे अगर आग जलाई, उसकी वजह से क्या हुआ, बड़ी रोरिंग फायर, यानी कि उन्हीं ट्विक्स की वजह से बड़ी सी फायर बन गई। ठीक है, उसके बाद उसने अपने आइस अपने फेस की जो है पिघलाई पूरा। ठीक है, और उसी की प्रोटेक्शन में अपने बिस्किट्स खाए। अदरवाइज़ वो जैसे ही हाथ अपने मिटन से निकाल रहे थे बिस्किट खाने के लिए, उसके हाथ जमने लग रहे थे, है ना, नम पड़ जा रहे थे। तो फॉर अ मोमेंट क्या हुआ कि जो स्पेस है उसमें गर्मी आ गई और वो उसने खा पी लिया। ठीक है, और डॉग को भी बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था। वो बहुत पास आ गया था, इतना पास आ गया था कि उसे अच्छे से गर्मी मिल पाए, लेकिन दूर भी था, कहीं वो सिंक्ड ना हो जाए, यानी कि बर्न ना हो जाए, उसका फर जो है जलने ना लग जाए। तो इनफ जो है, जस्ट इनफ दूरी बना के रख रहा था वो फायर से। ठीक है, व्हेन द मैन हैड फिनिश्ड ही फिल्ड हिज पाइप एंड टुक हिज कंफर्टेबल टाइम ओवर स्मोक। एक स्मोक लेने में उसने अच्छे से टाइम बिताया। ठीक है, अपना पाइप भरा हुक्के का शायद। देन ही पुल्ड ऑन हिज मिटन, सेटल्ड द ईयर फ्लैप्स ऑफ हिज कैप। उसने अपने मिटन्स पहने, अपने ईयर फ्लैप्स पूरे जो है अच्छे से लगाया अपने ईयर्स के ऊपर। एंड उसके बाद ही टुक द क्रीक ट्रेल अप द लेफ्ट फॉर्क।
जो फॉर्क है उसमें कौन सा रास्ता उसने कौन सा ट्रेल यानी कि पाथ कौन सा लिया, लेफ्ट वाला लिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। द डॉग वॉज डिसअपॉइंटेड एंड yearned बैक टूवर्ड्स द फायर, ही वॉन्टेड टू गो बैक टू द फायर, इट वॉन्टेड टू गो बैक टू द फायर, ठीक है। दिस मैन डिड नॉट नो कोल्ड, लेकिन इस इंसान को कोल्ड के बारे में जानकारी ही क्या थी। पॉसिबली ऑल द जनरेशंस ऑफ हिज एंसेस्ट्री हैड बीन इग्नोरेंट ऑफ कोल्ड, ऑफ रियल कोल्ड, ऑफ कोल्ड 107 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ये यहाँ पे सिग्निफाई किया जा रहा है बार बार बोल के, ठीक है। पॉसिबली शायद इस इंसान की जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने कभी इतना कोल्ड देखा नहीं है, वो ऐसी जगह पे रहे ना हो कभी, ठीक है। उनके जेनेटिक्स में ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दूर दूर तक कि बताया अपने बच्चों को कभी कि ऐसा होता है ठंड, मतलब इग्नोरेंट यानी कि इग्नोरेंस क्या होता है, नॉलेज का उल्टा, ठीक है। तो कोल्ड के बारे में उन्हें कोई जानकारी ना हो, जो रियल कोल्ड है जो 107 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। लेकिन डॉग को सारी नॉलेज थी कोल्ड के बारे में, उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे भले ही, ठीक है। ऑल हिज एंसेस्ट्री न्यू एंड इट हैड इनहेरिटेड द नॉलेज, ठीक है, एंड इट न्यू दैट इट वॉज नॉट गुड to walk abroad in such fearful weather. It was the time to lie snug in a hole in the snow and wait for a certain of cloud to be drawn across the face of outer space whence this cold came. तो ये डॉग, लेकिन उसकी एंसेस्ट्री, उसके पूर्वज ये सब जानते थे क्या, ये एक नेटिव हस्की है, इसकी बॉडी इस तरीके से, इसके इंस्टिंक्ट इस तरीके से मॉडिफाइड है इस जगह रहने के लिए, है ना। हाँ, और उसे ये भी पता था ऐसे समय में इस फियरफुल कोल्ड में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये टाइम ऐसा है कि जो एक होल करके स्नो के अंदर घुस जाना चाहिए, लाई snug in a hole, ठीक है, एंड वेट फॉर अ सर्टेन ऑफ क्लाउड टू बी ड्रॉन अक्रॉस द फेस, एंड थोड़ी देर बाद वेट करना कि जो है एक पर्दा उनके चेहरे पर आ जाए, यानी कि थोड़ी सी स्नो उनके ऊपर कवर हो जाए, जैसे ठंडी जो है वो ना चले, जो भी स्नोफॉल हो रही है वो उन्हें थोड़ा कवर कर दे, ठीक है। हाँ, बाहरी दुनिया से एक चादर सी सॉरी पर्दा सा उनके ऊपर आ जाए, कर्टेन ऑफ क्लाउड टू बी ड्रॉन अक्रॉस द फेस ऑफ आउटर स्पेस वेन्स दिस कोल्ड केम, जहाँ से कोल्ड विंड आ रही है, ठीक है, वहाँ से। ऑन द अदर हैंड देयर वॉज नो कीन इंटिमेसी बिटवीन द डॉग एंड द मैन, देयर वॉज नो बॉन्ड बिटवीन द डॉग एंड द मैन, ठीक है। The one was the toil slave of the other, and the only caresses it had ever received were the caresses of the whiplash and of harsh and menacing throat sounds that threatened the whiplash. यानी कि जो इस डॉग जो है टॉयल यानी कि मेहनत करने वाला एक स्लेव था इस इंसान का, कोई ऐसा प्यारा बॉन्ड नहीं था इन दोनों के बीच में। ओनली केयरसेस यानी कि दुलार, जो दुलार प्यार इसको मिला वो हमेशा क्या था, विप्लैश यानी कि कोड़ों की आवाज़, ठीक है, पिटना अपने जो है मालिक से, ठीक है, और उनकी गली की एकदम बेकार आवाज़ें जिसके थ्रू वो डराते थे इस डॉग को कि ये काम करो, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने से यानी कि थ्रेटनिंग यानी कि जो इसे डराते थे, ठीक है, ऐसी आवाज़ जो है। सो द डॉग मेड नो एफर्ट्स टू कम्युनिकेट इट्स एप्रीहेंशन टू द मैन, इसलिए डॉग ने कोई एफर्ट नहीं किया कि अपने मालिक को बताता कि ये जो है फियर उसे महसूस हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, अपनी इंस्टिंक्ट्स के बारे में वो बताता नहीं। तो नॉर्मली डॉग्स क्या होते हैं, रोने लगते, जाने नहीं देते, अपने मालिक के साथ भी मरने को रेडी हो जाते, लेकिन उन्हें बताते कि कुछ गड़बड़ है, ये सब है ना। इट वॉज नॉट कंसर्न इन द वेलफेयर ऑफ द मैन, इट was for its own sake that it yearned back towards the fire, but the man whistled and spoke to it with the sound of whiplashes, and the dog swung in at man's heels and followed after. यानी कि वो अपने मालिक की रक्षा या वेलफेयर के लिए ये नहीं कर रहा था कि चलो पीछे फायर के पास, वो पीछे इसलिए दौड़ने की कोशिश कर रहा था अपनी जान की रक्षा के लिए, ठीक है। लेकिन मैन जो है वो तो सीटी बजाते हुए चल रहा था, और उससे बुरी ऐसा लग रहा था कि कोड़ों की तरह, जैसे कोड़े बरसते उसी हिसाब से उसी साउंड में वो डांट रहा था उस डॉग को कि चलो मेरे साथ, ठीक है। इसीलिए डॉग जो है उसके हील से उसके पैरों के पास धीरे धीरे नीचे उसी के साथ चलता जा रहा था, उसे फॉलो कर रहा था, ठीक है। ज़बरदस्ती वो डॉग जो है जा रहा था। द मैन टुक अ च्यू ऑफ टोबैको एंड प्रोसीडेड टू स्टार्ट ए न्यू एम्बर बियर्ड, अब वो नई एम्बर बियर्ड अपने बना रहा था, ठीक है। ऑल्सो हिज मॉइस्ट ब्रेथ क्विकली पाउडर्ड विथ वाइट हिज मोस्टैच
आईब्रोज एंड लैशेस। उसके आई लैशेस, आईब्रोज और मोस्टैच पर उसकी जो सांसें हैं तुरंत जो है पाउडर्ड आइस की फॉर्म में इकट्ठा होती जा रही थी। देयर डिड नॉट सीम टू बी सो मैनी स्प्रिंग्स ऑन द लेफ्ट फॉक्स ऑफ हेंडरसन एंड फॉर हाफ एन आवर द मैन सॉ नो साइंस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, मैन को कोई भी आधे घंटे तक हेंडरसन नहीं, क्रीक आने के बाद कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखाई दी जहाँ पे स्प्रिंग्स आ रही हो या कुछ भी। ठीक है, और एंड देन इट हैपेंड, लेकिन उसके बाद क्या, ये चीज़ हो ही गई। क्या हो गया? एट अ प्लेस वेयर देर वर नो साइंस, वेयर द सॉफ्ट अनब्रोकन स्नो सीम्ड टू एडवर्टाइज सॉलिडिटी बीनीथ, द मैन ब्रोक थ्रू। इट वॉज नॉट डीप, he wet himself halfway to the knees before he floundered to the firm crust. ओके, सो जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे कोई साइन नहीं था, कहाँ जहाँ पे कोई वैसे नॉर्मली जो स्नो ऐसी जगहों पे जहाँ नीचे पानी हो वो एडवर्टाइज़ कर देती है खुद ही कि उधर कुछ गड़बड़ ऊपर से दिख जाती है स्नो के ऊपर से कि लगता है कि हाँ नीचे पानी होगा या कुछ ज़मीन जो है मजबूत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिखा। ठीक है, वो तो एडवर्टाइज़ ये कर रही थी कि नीचे सॉलिड ही होगा, सॉलिडिटी ही होगी बीनीथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, एंड वो जो है नीचे आदमी का पैर धंस गया, लेकिन वो ज़्यादा डीप नहीं था, लेकिन उसने अपना घुटने तक अपने आप को गीला कर लिया था और फिर वो उधर जो है थोड़ा सा डगमगाता हुआ फिर वो फर्म जगह पे पहुंच जाता है। क्रस्ट यानी कि ज़मीन। ठीक है, फर्म जगह पे, जहाँ पे वेल सपोर्टेड जगह हो, ठीक है, जहाँ टूटे ना, ठीक है, वो उस जगह बैठ जाता है। ही वॉज एंग्री एंड कर्स्ड हिज लक अलाउड। ठीक है, और बोल बोल के अपने भाग्य को वो कोस रहा था। ही हैड होप्ड टू गेट इन टू कैम्प विद द बॉयज एट 6 o'clock। होप तो उसने यही किया था कि 6 o'clock तक पहुँच जाएगा। एंड दिस वुड डिले हिम एन आवर, लेकिन ये जो चीज़ हो गई इसकी वजह से वो 1 घंटा लेट हो जाएगा। अभी भी वो ये बात नहीं समझ पा रहा है कि इसकी वजह से वो मर भी सकता है। ठीक है, फॉर ही वुड हैव टू बिल्ड अ फायर एंड ड्राई आउट हिज फुट गियर। अब उसे अपने पैरों की सारी फुट गियर, पैरों की सारी चीज़ें जो हैं ओकेजन्स, सॉक्स, अपने पैर ठंडे गर्म करने पड़ेंगे अब। दिस वॉज इम्पेरेटिव एट दैट लो टेम्परेचर, ही न्यू दैट मच एंड ही टर्नड असाइड टू द बैंक where he climbed. On top, tangled in the underbrush about the trunks of several small spruce trees, was a high water deposit of dry firewood, twigs and sticks principally, but also larger portions of seasoned branches and fine dry last year's grasses. ये सब जो है थोड़ा सा रिस्की था इस कम टेम्परेचर पे, एंड ये वो बात जानता भी था। ठीक है, इंसान जानता था ये बात, तो वो उस बैंक पे की तरफ दोबारा मुड़ गया जहाँ से वो चढ़ कर आया था। फिर जो है उसने देखा टॉप पे जहाँ वो चढ़ा तो जो काफ़ी सारे स्प्रूस ट्रीज़ के ट्रंक्स के नीचे जो है उलझी हुई उसे एक हाई वाटर डिपॉजिट एरिया मिल गया जहाँ पे फायरवुड थी। ठीक है, मतलब ऐसी लकड़ियाँ जो जलाने के काम आ सकती हैं। ज़्यादातर क्या मिला उसे, स्टिक्स और ट्विक्स ही प्रिंसिपली, यानी कि मेनली उसे वहाँ से मिला, लेकिन ऑल्सो उसे कुछ सीजनड ब्रांचेस भी मिल गई और पिछले साल की कुछ सूखी हुई घास भी वहाँ से मिल गई उसे। ही थ्रू डाउन सेवरल लार्ज पीसेज ऑन टॉप ऑफ द स्नो। काफ़ी सारे स्नो पीसेज उसने स्नो के ऊपर डाल दिए जिससे कि फाउंडेशन की तरह काम करे और यंग जो फ्लेम है वो डूब कर स्नो में ना चली जाए। ठीक है, एंड स्नो इट अदरवाइज वुड मेल्ट। ठीक है, यानी कि छोटी लकड़ियाँ अगर वो ऐसे ही बिना उसके मतलब छोटी लकड़ी अगर वो नीचे नहीं रखता और फाउंडेशन नहीं बनाता, जो आग होती धीरे धीरे सिमट के नीचे ही चली जाती। ठीक है, वो मतलब तुरंत बुझ जाती। ठीक है, ड्राउन यानी कि नीचे संक हो जाना। ठीक है, द फ्लेम ही गॉट बाय टचिंग ए मैच टू अ स्मॉल शेड ऑफ बर्चेस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट, जो पोएम है हमारी। बिर्च बार्क दैट ही टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, दिस बर्न्ट even more readily than paper. Placing it on the foundation, he fed the young flame with wisps of dry grass and with the tiniest dry twigs. तो अब उसको जो है पहली अपनी जो है फ्लेम जो है मिल गई। उसने क्या किया, मैच स्टिक को टच कर दिया छोटी सी बर्च बार्क पर। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजिली जो है
पेपर से ज़्यादा जल्दी जो है जल जाती है, वो उसने जलाया, ठीक है। तुरंत आग पकड़ ली उसने, ठीक है। और फिर उसने फाउंडेशन बना रखी थी उसी पे वो लकड़ी रख दी, जलती हुई लकड़ी उसके ऊपर, ठीक है। और वो फ्लेम को ज़िंदा रखने के लिए उसने ड्राई ग्रासेस वगैरह ऊपर ऊपर से ट्विक्स वगैरह डालने लगा। ही वर्कड स्लोली एंड केयरफुली, कीनली अवेयर ऑफ हिज डेंजर। Gradually, as the flame grew stronger, he increased the size of twigs with which he fed it. He squatted in the snow, pulling the twigs out from their entanglement in the brush. जो ब्रूश जहाँ हम बात कर रहे थे, जो अंडर ब्रूश थे स्प्रूस ट्रीज के, वहाँ से वो फंसी हुई थी, इंटेंगल्ड थी, ठीक है। वो ट्विक्स वहाँ से खींचता जा रहा था छोटी छोटी, एंड जो है वो फ्लेम में डायरेक्टली डालता जा रहा था। ही न्यू देयर मस्ट बी नो फेलियर, वो जानता था कि इस चीज़ में फेलियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। वो गीला हो चुका है। When it is 75 below zero, a man must not fail in his first attempt to build a fire. जब 75 डिग्रीज बिलो ज़ीरो, एक इंसान को फेल नहीं होना चाहिए अपनी पहली बार फायर जलाने में। दैट इज़ इफ़ हिज फीट आर वेट, और ये वो कंडीशन है जब उसके फीट वेट हो। अगर उसके फीट जो है ड्राई होते, तो अगर वो फेल भी हो जाता तो इधर उधर हाफ अ माइल जो है वो ट्रेल पे अपने पाथ पे भाग भी लेता और अपना सर्कुलेशन दोबारा वापस सही कर सकता था। लेकिन क्योंकि अभी वो गीला है तो वो भागेगा ना, तो क्या होगा कि इससे रिस्टोर नहीं हो पाएगा। 75 डिग्रीज बिलो ज़ीरो वो रिस्टोर नहीं हो सकता उसका सर्कुलेशन। नो मैटर हाउ फास्ट ही रन्स, द वेट फीट विल फ्रीज द हार्डर। उसके पैर जो है और तेज़ी से जो है जमने लगेंगे अगर वो भागेगा। तो यहाँ पे भागना ऑप्शन नहीं है ना। ऑल दिस द मैन न्यू, द ओल्ड टाइमर ऑन Sulphur Creek had told him about it the previous fall, and now he was appreciating the advice. अब वो उस एडवाइस को अप्रिशिएट कर रहा है कि वो बात सही कह रहा था ओल्ड टाइम में, क्योंकि ये सारी बात ये बता ही थी उसने ऑलरेडी, है ना, इस इंसान को। Already all sensation had gone out his feet. To build a fire he had been forced to remove his mittens, and the fingers had quickly gone numb. His pace of 4 miles an hour had kept his heart pumping to the surface of his body and to all the extremities, but the instant he stopped, the action of the pump eased down. The cold of space smote the unprotected tip of the planet, and he, being on that unprotected tip, received the full force on the blow of the blow. अभी क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी सारी सेंसेशंस जो है अपने फीट से जा चुकी थी, नमनेस हो गई थी, ठीक है, सुन पड़ चुका था। एंड क्योंकि जब वो फायर जला रहा था उसको अपने मिटन्स हटाने पड़े थे, अब उसके फिंगर्स भी नम हो चुकी थी। और जिस स्पीड से स्पेस यानी कि स्पीड से जो 4 माइल्स एन आवर्स वो चल रहा था, उसकी वजह से उसके हार्ट सही तरीके से पंप कर रहा था ब्लड। जो ब्लड है पूरी उसकी बॉडी के सर्फेसिस तक जा रहा था और एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स तक, दूर दूर तक जा रहा था, उसके टोज तक, उसके फिंगर्स तक, उसके दिमाग तक सही तरीके से जा रहा था। बट अब क्योंकि वो बैठ गया है ना, तो उसकी पंपिंग भी ईज़ हो गई, बहुत धीरे पंप कर रहा है ब्लड उसका जो है जो दिल है, ठीक है। और जो है जो उसके प्लैनेट यानी उसकी बॉडी के अनप्रोटेक्टेड टिप तक कोल्ड ज़्यादा आसानी से पहुंच रहा है और वार्म ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। और वो अनप्रोटेक्टेड टिप पे है, इसीलिए अब उसे फुल ब्लो मिल रहा है। फुल ब्लो यानी कि कोल्ड के थपेड़े उसी पे पड़ रहे हैं पूरे, ठीक है, और उसका असर बहुत ज़्यादा उस पर पड़ रहा है। द ब्लड ऑफ हिज बॉडी रिकॉइल्ड बिफोर इट यानी कि ब्लड जो है वो सिकुड़ रहा है, ठीक है। ये होता है ना ठंड में, हमारी जो वैसो कंस्ट्रक्शन होने लगता है, जो खून है वो जो नलियाँ है उसकी वो सिकुड़ने लगती हैं और खून अंदर की ओर जाना चाह रहा है, बाहर की तरफ नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि वो बाहर जाएगा उतना जल्दी से फ्रीज होने लगेगा। इसलिए बॉडी वो रिकॉइल कर रहा है सारा ब्लड इनसाइड, है ना, उसके बॉडी के अंदर ही अंदर रहना चाह रहा है। द ब्लड वॉज अलाइव लाइक द डॉग, एंड लाइक द डॉग इट वॉन्टेड टू हाइड अवे एंड कवर इट सेल्फ अप फ्रॉम द फियरफुल कोल्ड। ब्लड में जान थी और जैसे कि डॉग में जान है, और डॉग जैसे कि जो है हाइड करके घुसना चाह रहा है, बरी करना चाह रहा है अपने आप को वो होल करके, वैसे ही उस इंसान के बॉडी का ब्लड भी अंदर ही अंदर घुसना चाह रहा है बाहर, और इस फियरफुल कोल्ड तक वो पहुंचना नहीं चाह रहा है। इसीलिए उसके हाथ के जो एक्सट्रीम एंड्स है वहाँ तक कोल्ड वो ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए उसके पैर, उसका हाथ, उसके नाक, ये सब सुन पड़े जा रहे हैं, है ना। तो ये एरियाज डेड पड़ रहे हैं इसीलिए, क्योंकि कोल्ड उस एरिया तक जा नहीं चाह रहा, अंदर ही अंदर रहना चाह रहा है।
सॉरी ब्लड जाना ही नहीं चाह रहा है बाहर तक, है ना. सो लॉन्ग एज ही वॉकड 4 miles an hour ही पम्प दैट ब्लड विली नीली टू द सर्फेस बट नाउ इट एप्ट अवे एंड सैग डाउन into the recesses of the body. recesses बॉडी के अंदर अंदरूनी हिस्सों में ही वो एब एंड फ्लो, पता है ना, शोर पे वाटर आता है और जाता है, तो ये पीछे जा रहा है वाटर, है ना, ये ब्लड है जो अंदर जाता जा रहा है. ठीक है. द एक्सट्रीमिटीज वेयर द फर्स्ट टू फील इट्स एब्सेंस. जो एक्सट्रीम बॉडी की एक्सट्रीमिटीज पार्ट है, एक्सट्रीमिटीज यानी कि जो हाथ वगैरह है, फिंगर्स है, ये जो है सबसे पहले इन्होंने, और जो स्किन है, इन सारी चीज़ों ने सबसे पहले ब्लड की एब्सेंस फील करना स्टार्ट किया. ब्लड नहीं होता है तो कैसा फील होता है, बिल्कुल नम, है ना. हिज फीट हिज वेट फीट फ्रोज द फास्टर. सबसे पहले उसके तो पैर जो गीले थे वो फ्रोज हो रहे थे. एंड हिज एक्सपोज्ड फिंगर्स नम्ड द फास्टर दो दे हैड नॉट येट बिगन टू फ्रीज. नोज एंड चीक्स वेर ऑलरेडी फ्रीजिंग while the skin of all his body chilled and it lost its blood. और स्किन भी एक्सट्रीम पार्ट्स में आता है, वो भी जो है क्या होने लगा था, नम पड़ने लगा था. ठीक है. आउटर जो भी बॉडी पार्ट्स है. ठीक है. बट ही वॉज सेफ, लेकिन वो जिंदा था, सेफ था. टो एंड नोज एंड चीक वुड बी टच्ड बाय द फ्रोस्ट फॉर द फायर वॉज बिगिनिंग टू बर्न विद स्ट्रेंथ. मतलब वो अभी भी दिमाग में क्या सोच रहा है कि नहीं मैं बच जाऊंगा, क्योंकि नोज़ और ये जो चीक्स हैं वो सब तो अब सही हो जाएंगे, क्योंकि फायर अब तेज़ी से बढ़ने लगी है, तो ये तो मैं अपने पास में जाऊंगा. और ये जो सिर्फ ये फ्रोस्ट इनके ऊपर जमी है, ज़्यादा कुछ इंटरनली दिक्कत नहीं है, ऊपर से बस ये जम गई है, अभी पिघल जाएगी. He was feeding it with twigs the size of his finger. In another minute, he would be able to feed it with branches the size of his wrist, and then he would remove his wet footgear, and while it dried, he could keep his naked feet warm by fire, rubbing them at first, of course, with snow. The fire was a success. He was safe. He remembered the advice of the old timer on Sulphur Creek and smiled. The old timer had been very serious in laying down the law that no man must travel alone in the Klondike after 50 below. Well, here he was. He had had the accident. He was alone and he had saved himself. The old timer were rather womanish, some of them, he thought. अब वो क्या कर रहा है बेसिकली, उसने अब जो छोटी छोटी ट्विक्स अपने फिंगर की साइज़ की वो उसमें डाल रहा था. ठीक है. अबाउट उसकी फिंगर की साइज़ की वो स्नो में सॉरी फायर में डाल रहा था, और वो अगले ही मिनट जो है ब्रांचेस डालने लगा. इतनी आग बढ़ गई, ब्रांचेस जो अपने आर्म जितने साइज़ की उसमें डालने लगा. ठीक है. अपनी रिस्ट जितने साइज़ की. ठीक है. एंड देन वो जो है अपने फुट गियर हटा कर, जब तक फुट अपने पैर वगैरह सब जो गीला हो गया कपड़ा वो सुखाता, तब तक अपने नेकेड फीट को वो वार्म करता रहता, है ना. ऑफ कोर्स पहले अब स्नो से उसको रगड़ता, है ना, जैसे गर्मी आ जाए, उसके बाद उसे गर्म करता. ठीक है. एंड फायर बिल्कुल सक्सेसफुल थी, वो सेफ भी था, और वो सोच रहा था उस ओल्ड टाइमर यानी कि उस बूढ़े सल्फर क्रीक पे रहने वाले इंसान की एडवाइस के बारे में सोचता है, और स्माइल करता है. स्माइल करते मतलब हंसी मजाक बना रहा है उसका कि अरे उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, बड़ी सीरियसली कहा था उसने कि कोई भी इंसान बिलो 50 डिग्री सेल्सियस क्लॉन्डाइक जैसे एरिया में ट्रैवल नहीं करना चाहिए अकेले. वेल मैं तो यहाँ पे हूँ, मेरे साथ ये तो एक्सीडेंट और हो गया, मैं तो अकेला भी हूँ, फिर भी मैं बच गया, है ना. ये ओल्ड टाइमर्स तो बड़े वुमेनिश थे, मतलब बड़े वुमेंस की तरह फियर करते थे, है नहीं. सम ऑफ देम मतलब बड़े इनमें से कुछ जो है, सम ऑफ दीज ओल्ड टाइमर्स वेर वेरी वुमेनिश, है ना. तो वो ये सोचता है और हंसता है. ऑल अ मैन हैड टू डू वॉज कीप हिज हेड एंड ही वॉज ऑल राइट. ठीक है. और एक इंसान को ऐसी सिचुएशन में ज़िंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए, अपने जज्बे को कम नहीं होना चाहिए, और वो सब कुछ सही कर सकता है. ये सोचा इस इंसान ने. ठीक है. एनी मैन हु वॉज अ मैन को ट्रैवल अलोन. कोई भी इंसान जो एक असली इंसान है वो ट्रैवल कर सकता है. मतलब ये लाइनें क्या डिस्क्राइब करी कि इंसान बड़ा ही एडवेंचरस है, बड़ा ही मैस्कुलिन है ना. बट यहाँ पे अपने मर्दानगी नहीं दिखाते हैं ऐसे समय पे, अपनी जान के बारे में सोचते हैं कि आप हो तो इंसान ही ना. ठीक है. बट इट वॉज सरप्राइजिंग द रैपिडिटी विथ विच हिज चीक्स एंड नोज वॉज फ्रीजिंग. लेकिन ये बड़ा सरप्राइज सी बात उसके लिए थी, उसके चीक्स और नोज बहुत जल्दी फ्रीज हो रहे थे. एंड ही हैड नॉट थॉट हिज फिंगर्स कुड गो लाइफलेस इन सो शॉर्ट अ टाइम. Lifeless they were, for he could scarcely
make them move together to grip a twig, and they seemed remote from his body and from him. When he touched a twig, he had to look and see whether or not he had hold of it. The wires were pretty well down between him and his finger ends. उसने ये सोचा नहीं था उसके फिंगर्स इतनी जल्दी लाइफलेस, बिना लाइफ के हो जाएंगे। लाइफ है मतलब क्या, सेंसेशन है, बट उसके हाथों में सेंसेशन ही नहीं थी। ठीक है, और जैसे ही वो लाइफलेस होते जा रहे थे, वो अपने ग्रिप नहीं बना पा रहा था, पकड़ नहीं बना पा रहा था ट्विग को, कि वो उसमें डाले ट्विग, है ना। और ऐसा लग रहा था रिमोट, यानी कि अलग हो चुका है। ऐसा लग रहा था उसकी हिस्सा जो है, हाथ जो है अलग हो चुका है उसकी बॉडी से, क्योंकि कुछ फील ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वो ट्विग जब पकड़ रहा था तो उसे देखना पड़ रहा था कि उसने पकड़ी है या नहीं, क्योंकि उसे फील तो कुछ हो नहीं रहा। अब छुओगे, फील करोगे, तब तो पता चलेगा कि हाँ उंगली मुड़ी है, अब हमने पकड़ लिया उस ट्विग को। उसे वो फील ही नहीं हो रहा कुछ, तो उसे देखना पड़ रहा था कि कहीं मैंने पकड़ा है या नहीं पकड़ा है उस चीज़ को। ठीक है, तो उसके जो है, ये जो है उसके साथ ऐसा हो रहा था। ऑल ऑफ विच काउंटेड फॉर लिटिल, देयर वॉज फायर स्नैपिंग and crackling and promising life with every dancing flame. He started to untie his moccasins. They were coated with ice. The thick German socks were like sheets of iron halfway to the knees, and moccasins' string were like rods of steel, all twisted and knotted as by some conflagration. For a moment he tugged with his numb fingers, then realizing the folly of it, he drew his sheath knife. पर ये जो सारी दिक्कतें हैं ना, ये इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी भी ये सोच रहा था कि फायर तो स्नैप कर ही रही है, बिल्कुल चटकने की आवाज़ आती है ना, स्नैप बिल्कुल चटक रही है, क्रैकल हो रही है, और वो प्रॉमिस कर रही है कि लाइफ अभी भी है। उसकी सारी जो फ्लेम है वो डांस करते करते यही बता रही हैं कि अरे तुम जिंदा रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपने मोकेजन्स अनटाई करना स्टार्ट किए, जो कि पूरा आइस से कवर थे, और उसके जो जर्मन सॉक्स थे वो आयरन की शीथ की तरह जो है उसके नीज तक, हाफ वे टू नीज थे। ठीक है, वहाँ तक थे। एंड द मोकेजिन स्ट्रिंग्स वर लाइक रॉड्स ऑफ स्टील्स ऑल ट्विस्टेड। ऐसा लग रहा था स्टील की रॉड है ना, सरिया टाइप की है मोकेजिन की जो स्ट्रिंग है, वैसी ठंडी ठंडी थी ना इतनी, और ट्विस्टेड थी, है ना। एंड नॉटेड एज बाय सम, यहाँ पे इसका मतलब ये है, मतलब वैसे कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब होता है जो भयंकर आग लग जाती है ना, ये पूरा फॉरेस्ट फायर हो जाता है ऐसे ऐसे करके, वैसे ही फायर्स। तो फॉर अ मोमेंट ही टग्ड with his numb fingers, then realizing the folly of it, अब वो अपने नम फिंगर्स से वो सब खोलने की कोशिश कर रहा है, अपने अनटाई करने की कोशिश कर रहा है जूतों को, मोकेजन को। लेकिन फिर वो जब रियलाइज़ कर लेता है कि इसका कोई काम नहीं है, फोली ऑफ इट, यानी कि इस करने से कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, उसके हाथों से नहीं खोला जा रहा है, ऐसे नम हो चुके हैं। तो उसने अपनी जो है शीथ वाले से नाइफ निकाला, जैसे कि अपने लेस को काट पाए। ठीक है, बट बिफोर ही कुड कट द स्ट्रिंग्स इट हैपेंड, कुछ हो गया। वो अपनी स्ट्रिंग्स को हटा ही पाता, उससे पहले कुछ हो गया। क्या हुआ? इट वॉज हिज ओन फॉल्ट और रैदर हिज मिस्टेक, उसकी गलती थी या उसकी मिस्टेक थी। ही शुड नॉट हैव बिल्ड द फायर अंडर द स्प्रूस ट्री के नीचे उसे फायर नहीं जलानी चाहिए थी। ही शुड हैव बिल्ड इट इन ओपन में जलानी चाहिए थी, बट इट हैड बीन ईजियर टू पुल द ट्विग्स फ्रॉम द ब्रूश एंड ड्रॉप देम डायरेक्टली ऑन द फायर। पर लेकिन वहाँ उसने इसलिए बनाई थी क्योंकि ट्विग्स जो ऊपर से ही ब्रूश जो है वहाँ पे स्प्रूस ट्रीज़ के पास से, वहाँ से वो एंटेंगल्ड जो ट्विग्स है वो आराम से हटा सकता था, इसलिए उसने पास में बना ली थी, है ना, जल्दी से बनानी थी इसलिए। नाउ द ट्री अंडर विच he had done his carried a weight of snow on its boughs. No wind had blown for weeks, and each bough was fully frightened. Each time he had pulled a twig, he had communicated a slight agitation to the tree, an imperceptible agitation so far as he was concerned, but an agitation sufficient to bring about the disaster. अब क्या हुआ एक्चुअली? हुआ क्या था, जो बात क्या थी नाउ, जो ट्री है जिसके भी नीचे ये सब काम उसने फायर जलाई थी, उसके ऊपर जो है उसकी टहनियों पर बहुत सारा स्नो का वेट था, और इतने हफ्तों से कोई विंड ब्लो हुई नहीं थी कि वो उसको हटा देती। ठीक है, तो ईच जो बो यानी कि ब्रांच है वो फुली फ्रेटेड यानी कि लदी हुई थी पूरी तरीके से स्नो से, और
ईच टाइम जब वो एक ट्विग वहाँ से तोड़ रहा था तो हल्की सी एगिटेशन यानी कि मूवमेंट हो रही थी ट्री में, लेकिन वो इनपरसेप्टिबल थी, यानी कि उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, बड़ी छोटी छोटी सी थी। ऐसा नहीं कि उसने पूरा हिला के रख दिया था ट्री को, ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, वो एगिटेशन, वो मूवमेंट कम थी, लेकिन वो एगिटेशन सफिशिएंट थी एक बड़ा सा डिजास्टर लाने के लिए। हाई अप इन दी ट्री वन बो कैप्साइज्ड इट्स लोड ऑफ स्नो। उनमें से एक ब्रांच जो है कैप्साइज यानी कि नीचे ले आई अपने सारे लोड ऑफ स्नो को, एकदम से धम से स्नो गिर पड़ी खिसक के, थोड़ी थोड़ी खिसकी 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 से एकदम से ऐसा एंगल बन गया कि पूरी स्नो खिसक गई। ठीक है, दिस फेल ऑन द बो बीनीथ कैप्साइजिंग देम। वो नीचे गिरी तो नीचे वाली ब्रांच हिली, नीचे वाली ब्रांच के ऊपर गिरी तो वो उसके ऊपर, और ऐसे ही वो कैप्साइजिंग होती चली गई। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड स्प्रेडिंग आउट एंड इन्वॉल्विंग द होल ट्री। इसलिए पूरे ट्री की जो है थोड़े थोड़े कर करके इकट्ठा हो गई स्नो ज़्यादा और पूरी नीचे गिर गई। इट ग्रू लाइक एन एवलांच। एवलांच जो स्नो स्टॉर्म्स होते हैं ना, एवलांच वैसे ही उस तरीके से ग्रो हुआ एवलांच की तरह। एंड इट डिसेंडेड विदाउट वार्निंग अपॉन द मैन एंड द फायर। और वो उस आदमी और उसके फायर के ऊपर विदाउट वार्निंग गिर गए। डिसेंड यानी कि नीचे आना, असेंड यानी कि ऊपर जाना। ठीक है, एंड द फायर वॉज ब्लॉटेड आउट। ठीक है, ख़त्म हो गई फायर। वेयर इट हैड बर्नड वॉज अ मैंटल ऑफ फ्रेश एंड डिसऑर्डर्ड स्नो। और जहाँ पे वो जल रही थी वहाँ पे अब क्या है, फ्रेश स्नो गिर गई है, बिल्कुल डिसऑर्डर्ड बिखरी हुई स्नो अब दिख रही है, बस वो फायर तो नहीं दिख रही कुछ भी। ठीक है, द मैन वॉज शॉक्ड। It was as though he had just heard his own sentence of death. For a moment he sat and stared at the spot where the fire had been. Then he grew very calm. Perhaps the old timer on Sulphur Creek was right. If he had only had a trailmate, he would have been in no danger now. The trailmate could have built a fire. Well, it was up to him to build the fire over again, and this second time there must be no failure. Even if he succeeded, he would most likely lose some toes. His feet must be badly frozen by now, and there would be some time before the second fire was ready. So, मैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड था और ऐसा लग रहा था कि ये गिरने के बाद उसने खुद की ही मृत्यु की जो है ऐलान सुन लिया हो। ठीक है, फॉर अ मोमेंट उसने वो स्टेयर करता रहा उस जगह को जहाँ पे फायर पहले थी। उसके बाद वो बहुत शांत हो गया। उसने सोचा कि जो ओल्ड टाइमर था सल्फर क्रीक पे, वो शायद सही कह रहा था कि उसके साथ एक और अगर ट्रेल मेट होता, एक पाथ का साथी होता उसके पास, तो वो अभी डेंजर में नहीं होता, वो उसके लिए फ़ायर बना लेता। लेकिन अब ये इस इंसान के ऊपर ही था कि वो दोबारा फ़ायर बनाए जल्द से जल्द, क्योंकि और सेकेंड टाइम कोई भी फेलियर नहीं होना चाहिए। और अगर वो दूसरी फायर बनाने के में सक्सेस भी हुआ, उसको सक्सीड हुआ भी, तो भी बहुत चांसेस है कि एक आध अपने टोज़ को लूज़ कर चुका होगा, तब तक उसका वो हिस्सा इतना सुन्न पड़ चुका होगा। ठीक है, अभी तक उसके पैर बहुत ही जो है फ्रोज हो गए होंगे, और अभी तो काफ़ी टाइम है, सेकेंड फायर जलने में थोड़ा टाइम लगेगा। सच वर हिज थाट्स, बट ही डिड नॉट सिट एंड थिंक दैम। लेकिन वो उस थाट्स पे बैठ के ओवर थिंक नहीं कर रहा था। ही वॉज बिजी ऑल द टाइम, दे वर पासिंग थ्रू हिज माइंड। उसके माइंड में ये थाट्स आ भी रहे थे उसके मौत के, लेकिन वो अपना काम चालू रख रहा था। ही मेड अ न्यू फाउंडेशन फॉर अ फायर, this time in open where no treacherous tree could blot it out. Next he gathered dry grasses and tiny twigs from the high water flotsam. सो अब उसने एक नई फाउंडेशन बनाई फायर के लिए। दिस टाइम उसने ओपन में बनाई। कोई ट्री जो है, कोई भी धोखेबाज ट्री, यहाँ पे ट्रेकरस मतलब यही है कि कोई भी धोखेबाज ट्री उसको बुझा ना पाए। उसने जो है अपने ट्विग्स इकट्ठा की, कहाँ से, फ्लोटसम यानी कि ऐसा पानी का एरिया जहाँ पे डेब्रिस, आप जानते होंगे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो, जो है कूड़ा कचरा इकट्ठा होने लगते हैं। यहाँ कूड़ा कचरा तो नहीं है, ट्विक्स वगैरह पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं किनारे। ठीक है, तो वहाँ पे ट्विक्स वो इकट्ठा कर लेता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिज फिंगर्स टुगेदर टू पुट देम आउट। ठीक है, वो सब को लाने के लिए वो अपने फिंगर्स को पास ला ही नहीं पा रहा था, फ्रीज हो चुकी थी, पास में ही नहीं आ पा रहे उसके फिंगर्स। बट ही वॉज एबल टू गैदर देम बाई दी हैंडफुल। लेकिन उसने हाथों में भर कर जो है वो भले ही ऐसे पकड़ ना पा रहा हो, लेकिन उसने मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करी इन सब चीज़ों को। ठीक है, इन दिस वे ही गॉट मैनी रॉटन ट्विग्स एंड बिट्स ऑफ ग्रीन मॉस
दैट वर अनडिज़ायरेबल। लेकिन इस तरीके से वो इकट्ठा चुन नहीं पाया उनको। कुछ कुछ बेकार ट्विक्स उसने इकट्ठी कर ली, कुछ कुछ ग्रीन वाली मॉस इकट्ठा कर ली। ग्रीन मॉस तो जलेगी भी नहीं, वो तो फायर को नेगेटिव इफ़ेक्ट और देगी। अनडिज़ायरेबल जो थे, जो उसे इच्छा नहीं थी लेने की, वो भी उसने ले ली। बट इट वॉज़ द बेस्ट ही कुड डू। बट यही वो कर सकता था बेस्ट तरीके से, नहीं तो उठा भी नहीं पाता वहाँ से। ही वर्कड methodically, even collecting an armful of large branches to be used later when the fire gathered strength। तो उसने बड़ी बड़ी जो branches भी इकट्ठी कर ली। and all the while the dog sat and watched him। dog was just sitting and watching him, a certain yearning wistfulness in his eyes, for it looked upon him as the fire provider and the fire was slow in coming। तो वो डॉग भी दुखी क्यों हो रहा था देख देख कर, थोड़ा सा उसको लग रहा था क्योंकि वो इंतज़ार में था कि फ़ायर आए, क्योंकि वो उसको एज अ मास्टर तो कंसिडर करता नहीं था कि हाँ ये मरने वाला है या कुछ भी। वो ये देख रहा था कि ये मुझे फ़ायर प्रोवाइड करता है और फ़ायर बड़ी धीरे धीरे आ रही है, तो ये कैसा मतलब काम कर रहा है, यही सब चीज़ें देख रहा था वो। व्हेन ऑल वॉज रेडी द मैन रीच्ड in his pocket for a second piece of birch bark। He knew the birch was there, and though he could not feel it with his hands, he could hear it crisp rustling as he fumbled for it। Try as he would not clutch hold of it। ठीक है, तो जब सब कुछ रेडी था उसका जो क्या कहते हैं फाउंडेशन रेडी था, तो वो जो बिर्च, पिछली बार बिर्च की जो बार्क उसने यूज़ करी थी, जो पेपर से भी ज़्यादा जल्दी जलती है, तो उसने वो सेकंड पीस निकालने की कोशिश करी। उसे पता था वो वहाँ पे है, पर वो जब अंदर डाल रहा था तो उसे फील तो कुछ नहीं हो रहा था कि उसने पकड़ पाया ही है वो बार्क या नहीं, पर उसे पता था कि ये है, क्योंकि उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी क्रिस्प सी। ये बहुत ही सूखी सूखी सी थी ना, वो जलने में आसानी होती है, तो वो सूखी रसलिंग आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, जैसे जब वो उसे फंबल कर रहा था। फंबल फॉर इट यानी कि जब उसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था अपने पॉकेट में। ठीक है, उसने अपने जितना भी वो ट्राई कर रहा था, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पा रहा था उसको। ठीक है, उस बार्क को। एंड ऑल द टाइम इन हिज कॉन्शियसनेस वॉज द नॉलेज दैट ईच इंस्टेंट हिज फीट वॉज फ्रीजिंग। और इन सभी को होते होते वो बड़े ही काम था, लेकिन उसके दिमाग में ये बहुत थॉट्स चल रहे थे। उसे ढंग से पता था कि हर पल उसके फीट और फ्रीज होते जा रहा है, अभी भी गीले हैं। दिस थॉट टेंटेड टू पुट हिम इन अ पैनिक, बट ही fought against it and kept calm। He pulled on his mittens with his teeth and threshed his arms back and forth, beating his hands with all his might against his sides। ठीक है, ये सारे थॉट्स उसको पैनिक में डाल रहे थे, लेकिन उसने उस पैनिक थॉट से लड़ा और अपने आप को काम रखने की कोशिश करी। अपने मिटन्स को निकाला, ठीक है, अपने दांतों से अपने हाथों से अपना ग्लव्स हटाया और अपने आर्म्स को बैक एंड फोर्थ करने लगा, अपने हाथ को एकदम बीट करने लगा अपने शरीर के साइड में, अगेंस्ट हिज साइड। ही डिड दिस सिटिंग डाउन। वो बैठ के ये सारी चीज़ें कर रहा था, फिर वो खड़ा हो गया, है ना, और ये सब करने लगा। एंड ऑल द वाइल्ड डॉग सैट इन द स्नो विथ वुल्फ ब्रुश ऑफ अ कर्ल टेल अराउंड वार्मली ओवर इट्स फोरफिट। Its sharp wolf ears pricked forward intently as it watched the man, and the man, as he beat and threshed with his arms and hands, felt a great surge of envy as he regarded the creature that was warm and secure in its natural covering। और जब ये सारी हरकतें वो खड़े होकर कर रहा था, तो उसका डॉग उसे देख रहा था। उसका जो है इतना मोटा सा फर और उसकी मोटी सी टेल उसके 4 फीट के तरफ घूम कर आ रही थी आगे साइड तक, और वो बस ऐसे ही देख रहा था, अपने कानों को अपने मालिक की ओर किया हुआ था, ध्यान से देख रहा था, सुन रहा था कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, और उसको बहुत ही ज़्यादा उसके मालिक को एनवी, ठीक है, जेलस फील हुई कि इस क्रिएचर के पास नेचुरल कवरिंग है, नेचुरल कोट है जो उसको प्रोटेक्ट करता है ऐसे ठंडे इन्वायरमेंट में। वो यहीं नेटिव का रहने वाला है ना, और ये वार्म रह रहा है क्रिएचर, उसकी वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वहाँ एक तरफ वो मरने की हालत में और उसका डॉग आराम से उसे देख रहा है, क्योंकि उनके बीच में कोई ऐसी इंटीमेसी तो है भी नहीं कि वो उसका बड़ा ध्यान रखे। डॉग भी परेशान होने लगे, रोने लगे कि क्या हो रहा है, मैं मालिक को से ढंग से पता तो है कि यहाँ पे चल क्या रहा है ना, है ना, उसके इंस्टिंक्ट्स उसे सब बता रहे कि ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसी की जान है खतरे में। खैर, हम आगे देखेंगे क्या होता है इस इंसान के साथ और क्या उस डॉग के साथ होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो लाइक करिए और ज़रूर से कमेंट करिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत बड़ी बन रही हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एंड आई होप आप हमारे
जो एफ़र्ट्स हैं उनको एप्रिशिएट करेंगे और कमेंट्स ज़रूर करेंगे और सबके साथ हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे। सो हम मिलते हैं पार्ट 3 में। टिल देन बाय बाय।